हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान IQ में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ NCF 2005 का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ NCF के ऊपर। देखिए, ये कंप्लीट सीरीज़ है जो NCF को लेकर है। और NCF में जितनी भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, जो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, आपको इसमें अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप NCF ना पढ़ें, सिर्फ मेरी वीडियोज़ देखें, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आप वीडियोज़ भी देखें प्लस अपना NCF पढ़िए रिवीजन के लिए। तो आप देखेंगे कि वीडियो प्लस NCF पढ़ने का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा रंग लाएगा आपकी मेहनत में। और इससे आपके जो पेडागोजी के क्वेश्चंस है, देखिए NCF जो है वो पेडागोजी से क्वेश्चंस प्लस करिकुलम या फिर हम असेसमेंट कहें, इवैल्यूएशन कहें, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं NCF उन सबको कवर करता है। यानी कि 50% आपका जो पेडागोजिकल पार्ट होता है उसको NCF जो है वो कवर करता है, और 50% आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की साइकोलॉजी होती है जो आप पढ़ते हैं। तो 50% पेडागोजी प्लस 50% चाइल्ड डेवलपमेंट या वो बोल सकते हैं हम, वो इंपॉर्टेंट है। 50% आपको पेडागोजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, KVS DSSB किसी भी टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी की वीडियोस, चाइल्ड साइकोलॉजी की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, पेडागोजी की वीडियोस आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए। और आज हम इसमें NCF में करेंगे पार्ट 2, यानी कि सीखना और ज्ञान, यानी कि लर्निंग एंड नॉलेज। और देखिए, पार्ट जो लेसन 1 है उसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। और अब से जो है मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि एक पूरी अगर मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊँ तो बहुत उबाऊ हो जाता है और वो इतना मज़ा भी नहीं आता है उसमें पढ़ने में, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि इतनी देर तक बैठना और कॉन्सेंट्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं, लेकिन पार्ट्स में बनाऊं। तो ये चैप्टर 2 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसके मैं पार्ट्स लाऊंगी। ये फर्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट्स में मैं इसको कवर करूंगी। तो आज हमारा पहला पार्ट है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो NCF का पूरा फोकस है वो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के ऊपर फोकस है। तो बेसिक जो है NCF का यही कहता है कि बच्चे को हमें केंद्र में रखना है। तो इसका जो पहला भाग है वो है प्राइमेसी ऑफ द एक्टिव लर्नर, यानी कि सक्रिय विद्यार्थी की प्राथमिकता। सो देखिए, इस हेडर के साथ, इस हेडलाइन के साथ जो है हमें पूरे इसके अंदर पढ़ना है, इसको समझना है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे के बारे में, तो बच्चा आपको पता है एक नेचुरल जो है लर्नर होता है। मतलब बच्चे में क्यूरोसिटी होती है और वो आपके बिना कहे ही बहुत कुछ सीखना चाहता है, ठीक है। और उसके सीखने की वजह से जो नॉलेज है उसका आउटकम होता है। मतलब वो ऑब्वियसली जो आपके उसके अराउंड जितनी भी चीजें होती है वो उनको मैनिपुलेट करता है, ठीक है। उनको उसकी जो है सेंस निकालता है, अपने दिमाग में जो है चीजों को फिट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और इस तरह से जो है अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन वो खुद करता है। तो यही इस प्राइमेसी ऑफ द एक्टिव लर्नर का मेन चीज है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज। अभी ये मैंने बताया कि बच्चे अपनी नॉलेज जो है अपने आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है NCF का फुल फोकस है कंस्ट्रक्टिविज्म पर। वो चाहे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हो या फिर वो चाहे आपका कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म हो। तो ये कंस्ट्रक्ट करता है खुद नॉलेज। आपको पता है पियाजे और वाइगोत्स्की, ये जो बड़े बड़े जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी इसी की बात की है। पियाजे और वाइगोत्स्की को अगर मैं लूँ तो ये दोनों जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, दोनों ही कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की जो है बात करते हैं। तो बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है। उसके हाथ में अगर आप चीजें देंगे तो उसको मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। कुछ समझ नहीं आएगा तो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन पूछने के थ्रू वो अपनी बहुत सारी क्वेरीज आपके सामने रखेगा, फिर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, और इस तरह से जो है वो अपनी नॉलेज जो है कंस्ट्रक्ट करता है। चीजों के साथ छेड़छाड़ करता है, उनको मैनिपुलेट करके देखता है, ठीक है। उनको अगर बच्चा फेक भी रहा है तो भी तो देखिए उसके अंदर उसको कुछ ना कुछ तो समझ आ रहा है, इसलिए उस चीज को फेक रहा है। तो लर्निंग तो हर पॉइंट पे हो रही है। तो बच्चे अपनी जो नॉलेज है वो अपने आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्कूल शुड प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लर्नर्स टू लर्न अबाउट देमसेल्फ, अदर्स इन सोसाइटी। देखिए, इस पूरे सेगमेंट में ये बात की गई है कि बच्चे किस तरह से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर स्कूल जो है, आपको पता है स्कूल मिनी सोसाइटी है, एक तरह से हम कह सकते हैं। आपकी एक सोसाइटी है। जब बच्चा चाइल्डहुड की स्टेज में होता है तो वो सोशलाइजेशन प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाता है। फैमिली से शुरू होकर वो स्कूल में आता है। उसके बाद स्कूल जो है उसके लिए मिनी सोसाइटल स्ट्रक्चर है एक तरह से। वहां पे वो उसका सोशलाइजेशन और होता है। उसका सोशलाइजेशन टीचर्स के थ्रू होता है, पीयर्स के थ्रू होता है, स्कूल के प्रिंसिपल के थ्रू होता है, मैनेजमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, और इस तरह से जो है वो पूरी नॉलेज जो है अपनी कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। तो हमेशा स्कूल को ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें बच्चा अपने आप के बारे में जान सके, दूसरों के बारे में जान सके, सोसाइटी के बारे में जान सके। साथ ही साथ इंक्लूसिव
इंक्लूसिव यानी कि समावेशी एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, मतलब बच्चों को समझ में आने चाहिए जो भी आप एक्सपीरियंस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस आपने कोई एक्टिविटी कराई जो बच्चे के लिए मीनिंगफुल ही नहीं है, या फिर जो इतनी मुश्किल है कि बच्चे के लेवल के हिसाब से नहीं है, तो वो वेस्ट हो जाएगी। तो हमें इंक्लूसिव का मतलब होता है कि आपको हर बच्चे की जितनी भी नीड्स हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। भले ही वो डिसेबल्ड चाइल्ड है, भले ही वो दूसरे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, तो बच्चे को आप डाइवर्स क्लासरूम में सबकी नीड्स को आपको ध्यान में रखकर इंक्लूसिव और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस बच्चे को देने होंगे। मूव अवे फ्रॉम टेक्स्ट बुक कल्चर एंड रिलेट लर्निंग टू चिल्ड्रंस रियल वर्ल्ड। तो ये जो टेक्स्ट बुक का कल्चर चल चुका है, जो आपका ट्रेडिशनल सिस्टम था जिसमें टेक्स्ट बुक सेंटर्ड आपकी पढ़ाई होती थी, हालांकि अब तो बहुत चीजें बदल चुकी हैं, तो ये कल्चर जो है हमें चेंज करना है और हमें जो बच्चे की नॉलेज है वो उसके रियल वर्ल्ड से, जो उसका आउटसाइड लाइफ है उससे कनेक्ट करना है। हमें स्कूल की 4 दीवारी तक जो है नॉलेज जो है वो सीमित नहीं रखनी है, बल्कि उससे बाहर जाना है। मतलब पूरी जो सोसाइटल हमारा जो उसका सोशो इकोनॉमिक या एनवायरनमेंट है, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है, उस सब से आपको कनेक्ट करना है कि बच्चा जो भी सीख रहा है उसे अपने असल जिंदगी में जो है उसको अप्लाई कर पाए और उसको ये रियलाइजेशन हो कि हाँ इस चीज का मुझे अपनी लाइफ में जरूरत है, और किस तरह से आप उसको जोड़ेंगे ये आप पर निर्भर करता है। तो हमें ऐसे जो है एक्सपीरियंस बच्चे को प्रोवाइड करने हैं जिसमें बच्चा मीनिंगफुल एक सेंस निकाल सके उस चीज़ की, अपनी बाहर की ज़िंदगी से जो है उसको रिलेट कर सके और उसमें उसका मीनिंगफुल यूज़ वो कर सके। साथ ही साथ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की इसमें बात की गई है कि मतलब बाल केंद्रित शिक्षण जो है वो होना चाहिए, जिसमें क्या होता है आपको गिव प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, बच्चों के एक्सपीरियंस को, उनकी आवाज़ को, देयर वॉइस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। मतलब आपको बच्चे के एक्सपीरियंस को, उनकी आवाज़ को और उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन की तरफ आपको ध्यान देना है। बच्चा क्या कह रहा है ये आपको सुनना है, आपको हमेशा उसको डांट टपट कर उसको बिठाना नहीं है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो या कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये सब आपको नहीं करना है। बल्कि हर बच्चा जो है अपने साथ एक एक्सपीरियंस लेकर आता है, उसको आपको अपनी क्लास में यूज करना है। गिव इंपॉर्टेंस टू देयर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंटरेस्ट। देखिए हर बच्चे का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो बच्चा किस तरह से डेवलप कर रहा है, उसके इंटरेस्ट क्या है, क्या चीज उसको परेशान कर रही है, तो ये साइकोलॉजी जो बच्चे की है वो आपको समझनी जरूरी है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपना टीचिंग लर्निंग जो है मटेरियल वो तैयार कर सकें और अपने एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कर सकें। लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर। अब ये जो लर्निंग होती है ये हमेशा एक्टिव होती है, बच्चों के लिए एक्टिव होनी चाहिए, प्लस ये सोशल भी होती है, क्योंकि सोसाइटी में रहकर ही आप लर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि वाइगोत्स्की ने बोला था कि जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, इस सोशल स्ट्रक्चर में आपके पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चों के टीचर्स आते हैं, उनके पीयर्स आते हैं, पीयर्स यानी कि उनके क्लासमेट्स वगैरह, तो उनको भी ध्यान में यहाँ पे रखना है हमें, ठीक है। तो लर्निंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस है और सोशल होती है नेचर में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो सकता है कि लर्निंग का नेचर क्या है, तो आपको बताना है कि एक्टिव होती है प्लस वो सोशल भी होती है। देखिए नॉर्मली क्या होता है स्कूल्स में जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है कि ऐसी पेडागोजी फॉलो होती है जिसमें हम बच्चे को एक रिसेप्टर समझते हैं, सिर्फ रिसेप्टिव नेचर समझते हैं कि बच्चा जो है बस नॉलेज को है, हम जो देंगे उसको, ज्ञान को, वो उसको बस रिसीव करता जाएगा और बैठा रहेगा पैसिवली। तो ऐसा नहीं सोचना है हमें। पहली चीज तो हमें यही सोचनी है कि बच्चा जो है वो एक्टिव होता है, वो एक्टिव लर्नर है, ठीक है। तो हमें उसकी जो भावनाएं हैं, उसके संवेग है या फिर उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं, उसके इंटरेस्ट है, उसको डेवलप करना है। दूसरी चीज हमें ये नहीं मानना है कि अगर वो चुप बैठा है, सपोज एक बच्चा बहुत साइलेंट रहता है क्लास में, टीचर जो भी कहती है उसमें अपना हाँ में हाँ मिला देता है, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि यहाँ पर एक्टिव लर्निंग हो रही है। ये लर्निंग बिल्कुल गलत होगी। मतलब हमें बच्चों को सिर्फ ओबीडियंस, तो देखिए ओबीडियंस जो है अपने आप में जो एक्टिव लर्निंग का एक इंडिकेटर नहीं होता है। ओबीडियंट है या फिर डिसिप्लिन है, ये जरूरी है, लेकिन ये एक्टिव लर्निंग के इंडिकेटर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा केवल पैसिव ना रहे क्लास में, बल्कि वो एक्टिव हो, एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करे क्लासरूम में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यही आपका चाइल्ड सेंटर्ड जो पेडागोजी है इसका मूल मंत्र है कि बच्चे को एक्टिवली आपको इंगेज करना है लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट देखते हैं लर्नर इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि विद्यार्थी को संदर्भ में रखना। मतलब जो भी कर रहे हैं उसका कंटेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट होना चाहिए, मतलब जो विद्यार्थी जो आपके पास पढ़ रहे हैं, जो लर्नर्स हैं, उन पर आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स हैं। टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, ये आपको एनसीएफ में वैसे पढ़ने को नहीं मिलेगा, जो कि इसमें टू वे कम्युनिकेशन मैंने ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है कि क्या होती है टू वे कम्युनिकेशन। देखिए एक क्लासरूम में नॉर्मली अगर आप भी जैसे कि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे साथ क्या होता था कि टीचर जो है ब्लैक बोर्ड से पढ़ाता था और हम
केवल रिसीवर्स होते थे, हमारी जो सोच है उसको बहुत कम वैल्यू दी जाती थी। तो एनसीएफ ने कहा कि इसी में हमें चेंज लाना है। जो ट्रेडिशनल सिस्टम बन गया है वन वे कम्युनिकेशन का, उसको हमें दूर करना है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से टीचर बोल रही है तो यहाँ से बच्चे का रिस्पॉन्स आ रहा है और टीचर जो है उस रिस्पॉन्स को जो है वैल्यू कर रही है, ठीक है। यानी कि आप जो बोल रहे हैं बच्चा केवल उसको सुन नहीं रहा बल्कि आपको फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, और बदले में फिर आप उसको फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो कि उसको समझ आया कि नहीं आया, उसकी सोच क्या है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या है। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। मतलब दोनों तरफ से बातें होनी चाहिए, केवल एक तरफ से नहीं, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक तरफ से बातें करेंगे तो वो तो टीचर डोमिनेंट क्लास हो जाएगी। तो हमें तो वो करना ही नहीं है, हमें कम्युनिकेशन जो है वो टू वे करना है। मतलब इधर से बच्चे भी बोले और टीचर भी बोले, दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी जो लर्निंग है वो एक्टिव हो पाएगी। उसके बाद चिल्ड्रन विल लर्न ओनली इन एन एटमोस्फेयर वेयर दे फील दे आर वैल्यूड, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कहते हैं लर्निंग विदाउट फियर। ये उसी टाइप की बात है कि अगर बच्चे को लगता है कि वो क्लास में आ रहे हैं, उनको वैल्यू दी जा रही है, उनकी भी इच्छाओं को वैल्यू दी जा रही है, उनके भी बैकग्राउंड को वैल्यू दी जा रही है। देखिए आपको पता है कि क्लासरूम जो होते हैं वो डाइवर्स होते हैं, ठीक है। तो डाइवर्स क्लासरूम में डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग होता है, ठीक है। फिर डिसेबल बच्चे भी आते हैं जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे जिन मतलब इन सबको हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बोल सकते हैं। स्लो ब्लूमर्स भी होते हैं जिन बच्चों को थोड़ा देर से समझ में आता है। तो हर तरह के बच्चे आपके क्लासरूम में आते हैं। तो हमें ये जो है ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, बच्चों की अलग अलग कैटेगरी हमें कभी भी नहीं बनानी है कि यहाँ पर आपके अच्छे घरों से आने वाले बच्चे आ गए, यहाँ पे अमीर घरों के बच्चे हैं, यहाँ पर गरीब घरों के बच्चे हैं। तो ये कैटेगराइजेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि हर बच्चे को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। मतलब आपको समझाना है बच्चे को, आपको अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करना है कि हाँ आपकी आवाज भी मायने रखती है। एसोसिएट लर्निंग विद एंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। अब ये चीज क्या है कि हमें क्या करना चाहिए कि एसोसिएट लर्निंग विद एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एंजॉयमेंट का मतलब होता है कि आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी लर्निंग को, मतलब आपको मजा आ रहा है उसको करते हुए। और सेटिस्फैक्शन, तो बच्चे को सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि हाँ उसने बहुत अच्छी चीज पढ़ी है, उसके बाद उसको मजा भी आना चाहिए। वो लर्निंग को, आपको जो बर्डन है, वो बर्डन जो है लर्निंग का वो हटाना है। जो लर्निंग विदाउट बर्डन, जो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1992 में, जो इसके बारे में बात की गई थी, तो इसको हमें हटाना है, इस बर्डन को, ठीक है। तो आपको एसोसिएशन लानी है, एंजॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन लाना है लर्निंग के साथ, ठीक है। बच्चा अगर ये सोचेगा कि नहीं ये तो बर्डन ही है, बर्डन के साथ पढ़ेगा प्लस वो वन वे कम्युनिकेशन में रहेगा, तो फिर बच्चा ऐसे नहीं पढ़ पाएगा। तो हमें बच्चे को वैल्यू देनी है पहली चीज, और उसकी लर्निंग को इंजॉयमेंट बनाना है और सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए उसे इससे। उसके बाद फिजिकल एंड इमोशनल सिक्योरिटी की यहाँ पर बात की गई है। फिजिकल इमोशनल सिक्योरिटी की क्या बात है? विदाउट आपको फियर के एक माहौल मिले, साथ ही साथ बुलिंग ना हो, लेबलिंग ना हो क्लास में, कि बच्चा, जैसे कि टीचर होती है, टीचर कई बार क्या कर देती है कि ओए तू खड़ा हो जा, ओए तू खड़ी हो, तू नालायक है। तो इस तरह की जो लेबलिंग है वो आपको नहीं करनी है। बच्चे को सिक्योर फील कराना है, उसकी इमोशनल और फिजिकल सिक्योरिटी का आपको ध्यान रखना है कि बच्चा जो है वहां पे डर के माहौल में ना रहे और उसको ऐसे लज्जा या फिर गिल्ट जैसी चीजें उसके मन में ना आ पाए कि मैं तो गरीब परिवार से हूं तो मेरे बारे में सब लोग क्या सोचेंगे। तो ये चीजें जो हैं बच्चे में नहीं आनी चाहिए। तो ये बेसिकली फोकस है एनसीएफ का। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ करिकुलम लोड एंड एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस की भी यहाँ पर बात की गई है। देखिए करिकुलम का इतना लोड होता है कि आप जब चैप्टर्स हम कराए जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आपको लर्न करना है, फिर आपको टेस्ट देना है, नंबर अच्छे नहीं आए तो दोबारा लर्न करो, जब तक लर्न नहीं करोगे घर नहीं जाओगे। तो ये जो करिकुलम लोड है ये बच्चे के ऊपर, ये हमें नहीं डालना है। और एग्जामिनेशन का जो स्ट्रेस है वो बच्चे पर नहीं डालना है। मतलब बच्चे को बहुत ही ईजी वे में पढ़ाना है, बहुत ही अच्छे मेथड से पढ़ाना है कि बच्चा जो है बिल्कुल भी एग्जामिनेशन से ना डरे, कि ऐसा ना सोचे कि परीक्षा में बस नंबर की वैल्यू है और किसी चीज की वैल्यू नहीं है। उसकी ऑल ओवर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है और बेसिकली करिकुलम जो लोड है उसके सर से उसको कम करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मिड डे मील स्कीम जो थी, अभी इसमें एनसीएफ में इस बात का जिक्र किया गया है इस चैप्टर में, इस सेक्शन में, कि मिड डे मील स्कीम होगी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका सपोर्ट होता है या फिर जितने भी पेडागोजिक कंसर्न्स होती हैं फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो है ये हुई है इस क्षेत्र में, कि मिड डे मील स्किल से काफी फायदा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट से भी काफी फायदा मिलता है और पेडागोजिकल कंसर्न से भी काफी फायदा मिलता है। तो ऑप्शन में अगर आपको सिर्फ ये कहें कि सिर्फ मिड डे मील ही इंडिकेटर है क्वालिटी एजुकेशन का, या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ही क्वालिटी एजुकेशन का इंडिकेटर है, तो ये नहीं है। इन सबको मिलके होता है।
मतलब मिड डे मील स्कीम से भी बच्चे जो हैं स्कूल में आए हैं, भले ही वो खाने के लिए आए हैं बट एटलीस्ट उनकी स्कूल तक पहुंच तो बनी है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी बच्चे को अच्छा मिला है। फिर पेडागोजिकल कंसर्न्स है कि हम किस तरह से अपनी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसको कैसे चेंज करें, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, तो इसने भी काफी डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है इस क्षेत्र में भी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है इसकी भी बात की गई है कि वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कॉर्पोरल जो पनिशमेंट होती है इनकी शारीरिक दंड के बारे में सोचना है कि वो बच्चों को नहीं देना है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो इसमें ये फिजिकल और आपकी इमोशनल सिक्योरिटी के अंदर ही आता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो बिल्कुल बैन है। आपको पता होगा पोस्को कानून है, एक पोस्को एक्ट के अंतर्गत क्या है कि अगर आप बच्चे को हार्म करते हैं तो आपको जेल या फिर आपको काफी बुरी चीजें जो है वो भुगतनी पड़ेगी। तो एनसीएफ का भी फोकस है कि बच्चों को कॉर्पोरल जो पनिशमेंट है वो बिल्कुल भी ना दी जाए। अब नेक्स्ट चीजें देखते हैं जो इसमें इसकी बात की गई है। इसमें दूसरी चीज की बात की गई है हेल्दी फिजिकल ग्रोथ ऑफ ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट तरीके से इसमें बात की गई है। फिजिकल ग्रोथ, हेल्दी फिजिकल ग्रोथ। देखिए, हेल्दी फिजिकल ग्रोथ के लिए आपका न्यूट्रिशन भी जरूरी है कि बच्चे को जो है न्यूट्रिशन भी अच्छे से मिले, मतलब न्यूट्रिएंट सारे मिले उसको, खाना उसका पोषण अच्छे से हो। आपको पता है कुपोषण से जो है भारत में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी भी हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने जो मिड डे मील स्कीम चलाई थी वो भी इसका भी एक वन ऑफ द फैक्टर था कि कुपोषण को कम किया जा सकता है। बच्चों की रीच होगी स्कूल तक, वो स्कूल जाएंगे और एटलीस्ट उनको कुछ खाना मिलेगा। ऐसे बच्चे जिनको अपने घर पर प्रॉपर खाना नहीं मिलता वो स्कूल भी आएंगे प्लस उनको खाना भी मिलेगा और ये हेल्दी फिजिकल ग्रोथ जो है इससे बच्चे की होगी। तो एनसीएफ का भी ये टारगेट है कि आपको हेल्दी बच्चे की हेल्दी फिजिकल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है और उसके साथ उसके खाने का भी हमें थोड़ा सा कंसर्न रहना चाहिए एज ए टीचर। मिड डे मील स्कीम की जो बात करते हैं, उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, शारीरिक विकास की, दैट सपोर्ट्स मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्पेशली इन यंग चिल्ड्रन। तो देखिए, जब फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी होगी, शारीरिक विकास अच्छा होगा तो बच्चे की जो मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी अच्छी होगी, यानी कि उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो भी अच्छा होगा। अगर आपकी फिजिकल डेवलपमेंट ही अच्छी नहीं होगी तो फिर बच्चे का जो ये चीजें हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज एक बीमार बच्चा है, एक भूखा बच्चा है जिसको खाना नहीं मिल रहा है, वो क्या पढ़ाई में ध्यान लगाएगा, वो कितना सोचेगा? क्योंकि देखिए, बच्चे जो हैं उनके लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, खाना, खेलना, कूदना, यही सब उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर उनको खाना ही नहीं मिलेगा, उनका शारीरिक विकास ही ढंग से नहीं होगा तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उनकी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर बात की गई है कि कैसे आपको फिजिकल डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। तो आपको योगा कराना है बच्चों को, ठीक है, फिर गेम्स कराने हैं आपको, फिर कुछ एक्टिविटीज करानी है जो बच्चों को हेल्प करेंगी। ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिनमें बच्चा इन्वॉल्व होगा। एक्टिविटीज आपकी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, उसको आप इससे फिजिकल डेवलपमेंट से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल जो गेम्स होते हैं बच्चों के, तो बच्चों को एक्टिविटीज करानी है, गेम्स कराने हैं जहां पर वो अपने जो शारीरिक विकास कर पाए, अपना बेसिकली उनके हाथ पैर वहां पर डेवलप कर पाए, उनकी जो फाइन और ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं वो डेवलप कर पाए। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फाइन मोटर स्किल्स और जो आपकी ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं तो वो भी आपकी अच्छे से विकास हो पाए उन चीजों का, इस पर भी हमें ध्यान देना है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि योगा भी आजकल कंपलसरी हो गया है, ऊपर से गेम्स के टीचर भी होते हैं स्कूल में। तो ये सब एस्पेक्ट्स है जिन पर एनसीएफ ने जो है वो बात की है। उसके बाद हेयर द फोकस मस्ट बी ऑन एंजॉयमेंट इंस्टेड ऑफ अचीवमेंट। अब यहाँ पर जो आप गेम्स कराएंगे, योगा कराएंगे, इन सब का मकसद जो है अचीवमेंट नहीं है कि बच्चे को गेम में अगर आपने रेस कराई है, सपोज आपने रनिंग की रेस करा दी आपने 5 बच्चों में और आप फर्स्ट बच्चा, आप ये कहेंगे कि नहीं फर्स्ट आना है, हर बच्चों को फर्स्ट आने की कोशिश करनी है, ऐसा नहीं करना है। बच्चों को बेसिकली एंजॉयमेंट होना चाहिए कि हाँ एक बहुत अच्छी एक्टिविटी, आप रनिंग करा रहे हैं, रेस करा रहे हैं बच्चों की, और आप ये एक ऐसे वर्ड यूज करते हैं, चलो देखते हैं कौन तेज भागता है। आप ऐसी चीजें बहुत अच्छे आसान वे से बोल सकते हैं, ना कि ये बोलें कि आपको फर्स्ट आना है, आप फर्स्ट आना है, मतलब आप अगर फर्स्ट आएंगे तब आपको ये चीज मिलेगी। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें अवॉइड करनी है। तो हमें ध्यान रखना है कि जितनी भी एक्टिविटीज हम गेम से रिलेटेड कराएं उसमें बच्चों को एंजॉयमेंट हो, उसको आनंद आए, उपलब्धि पर हम ध्यान यहाँ पर ना रखें। ये एनसीएफ जो है इस बारे में बात करता है। नेक्स्ट, द कैपेसिटी टू थिंक, रीजन एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड टू यूज लैंग्वेज इज कनेक्टेड टू डूइंग थिंग्स बाय वनसेल्फ एंड अदर्स। अब इसमें फिजिकल डेवलपमेंट के ही सेक्शन में एक बात और इंपॉर्टेंट की गई है कि जब आप खेलते हैं, देखिए जब बच्चा खेलता है बच्चों के साथ तो पीयर इंटरैक्शन होता है, ठीक है। पीयर इंटरैक्शन होगा तो बच्चे में जो है कोऑपरेशन की भावना आएगी, ठीक है, कोऑपरेटिव स्किल्स जो है, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन जो है, ये सब डेवलप होगा, ठीक है। फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी।
कम्युनिकेशन, उसकी स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी। उन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो बच्चा जो है बोलने में सक्षम होगा। तो ये सारे इंडिकेटर मार्क्स पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये आप जब बच्चों को खिलाएंगे अच्छे तरीके से, इंजॉयमेंट लेवल से, तो आप देखेंगे कि ये सारी स्किल्स जो है बच्चे में डेवलप होंगी। और इन्हीं की बात जो है एनसीएफ करता है कि वो बच्चे सोचेंगे, दे विल थिंक। देखिए जब गेम्स खेलते हैं बच्चे तो बहुत फ्रीली सोचते हैं, उनको लगता है कि हाँ, तो मजे मजे में वो अपनी थिंकिंग एबिलिटीज को डेवलप करते हैं, रीजन करेंगे कि जैसे कि जब टीम गेम्स होते हैं तो एक दूसरे को सहारा देते हैं, फिर ये कहते हैं कि तुम वहां जाके खड़े, सपोज क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं छोटे बच्चे, तो जो कैप्टन होगा वो समझाएगा, बॉलर अपने आप से कुछ समझाएगा, विकेट कीपर कुछ समझाएगा, तो वो रीजनिंग करते हैं, देन मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, और इस तरह से वो अपने पूरे वर्ल्ड का सेंस लगाते हैं। लैंग्वेज का यूज इसमें बहुत ज्यादा होता है, जो मैंने कहा ना कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, एक दूसरे से बात करते हैं तो ऑब्वियसली लैंग्वेज स्किल्स उनकी डेवलप हो जाती है, और इसी से जो है वो अपने बारे में भी जानते हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी वो समझना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि फिजिकल ग्रोथ बहुत जरूरी है। इसके लिए टीचर को जो है गेम्स प्लान करने चाहिए, एक्टिविटीज प्लान करनी चाहिए, योगा एक्टिविटीज प्लान करनी चाहिए, तो इन पर भी हमें ध्यान रखना है। तो वही है कि ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है ना वो उस पर ध्यान रखना है हमें बच्चों की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉग्निशन की। कॉग्निशन के बारे में बात की गई है। कॉग्निशन मतलब संज्ञान, ठीक है। तो ये होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स द कैपेसिटी टू मेक सेंस ऑफ द सेल्फ एंड द वर्ल्ड थ्रू एक्शन एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो जब आप पूरे वर्ल्ड को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, अगर सरल भाषा में कहूँ तो अपने आप को और दूसरों को समझना, उसके बारे में एक जो थिंकिंग है उसको डेवलप करना, उसको हम कॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप अपने आप की जो सेंस है वो बनाते हैं, फिर आप जो अपने आसपास चीजें देखते हैं उसकी सेंस आप कैसे बनाते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, वो जो सारा थॉट प्रोसेस है ये कॉग्निशन का ही पार्ट है, ठीक है। और इसमें रोल क्या होता है? आपके एक्शंस का रोल होता है, प्लस आपकी लैंग्वेज स्किल्स का भी रोल होता है। जब आप किसी चीज को मैनिपुलेट करते हैं, बच्चे को जब कंक्रीट चीजें देते हैं हाथ में, ठीक है, तो उसको मैनिपुलेट करता है, उस पर एक्शन करता है, उसके बाद जो है, उसके बाद जो ज्ञान वो सीखता है उसको लैंग्वेज के थ्रू, जैसे आपने वाइगोत्स्की की बात सुनी होगी, प्राइवेट स्पीच, या फिर हम बात करें सोशल स्पीच, तो इनके थ्रू जो है बच्चा जो है अपनी चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को जो है ऑर्गेनाइज करता है अपने दिमाग में। पहले वो कंक्रीट चीजों से सीखता है, लेकिन धीरे धीरे वो कंक्रीट से जो है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की तरफ जाता है, ठीक है। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्शन की तरफ वो जाता है, जैसा कि आपने पियाजे की स्टेजेस में पढ़ा है कि कंक्रीट से वो एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाता है, कि मूर्त रूप से वो अमूर्त की तरफ जाता है। क्योंकि जब पहले उसको कंक्रीट एक्सपीरियंस दिया जाता है, उसके बाद उस एक्सपीरियंस के बाद वो सपोज आपको राउंड चीजों का आपको उसको कॉन्सेप्ट समझाना है, राउंडनेस का कॉन्सेप्ट समझाना है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट राउंड चीजें दिखाएंगे। केवल आप ये सर्कल बनाकर नहीं कहेंगे कि ये राउंड है, आप रोटी दिखाएंगे उसको, प्लस आप बॉल दिखाएंगे उसको, काफी चीजें ऐसे दिखाएंगे। तो ये कंक्रीट एग्जाम्पल जब आप शो कर देंगे तो बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है इस कंसेप्ट को, जो है राउंडनेस का कंसेप्ट। तो पहले कंक्रीट चीजों से बात बनती है, उसके बाद वो बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म में उसके दिमाग में वो फिट हो जाती है। तो इसमें लैंग्वेज स्किल्स आपकी बहुत हेल्प करती है। मतलब टीचर का ध्यान जो है वो ये होना चाहिए कि बच्चे की कंसेप्ट डेवलपमेंट जो है वो हो, ना कि ये कि आपने एक डेफिनेशन करा दी, अब आप उस चीज को रटकर दोबारा उसको लिखिए पेपर में या फिर उसका रिट्रीवल कीजिए, ये सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कॉग्निशन में आपको समझ बनानी, कंसेप्ट डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं, थिंकिंग, लैंग्वेज एंड डूइंग थिंग्स आर इंटरवाइंड। देखिए जो आपकी सोच है, आपकी जो भाषा है और आपका कुछ करने का जो चीजें करने का जो सोच होती है, वो आपस में उन सबका प्रगाढ़ संबंध है, मतलब इंटरवाइंड है, इंटरट्वाइंड है ये सारी चीजें। आप लैंग्वेज होती है, आपकी थिंकिंग डेवलप होती है। पियाजे का कहना था कि थॉट्स पहले आते हैं, लैंग्वेज बाद में आती है, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था कि ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। तो मेरा भी मानना है कि दोनों साथ साथ ही चलते हैं। जब आपके अंदर आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होता है तो आपकी लैंग्वेज स्किल भी डेवलप होती है, ठीक है। और फिर आप चीजें करते हैं तो इस लैंग्वेज का और अपने थिंकिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी दी या फिर कुछ भी एक्टिविटी दी, तो आपकी थिंकिंग और लैंग्वेज स्किल्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बच्चा जब बातें करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी आती है, वो प्राइवेट स्पीच में इन्वॉल्व होता है या फिर वो सोशल स्पीच में इन्वॉल्व होता है, चीजें कर करके ही वो इन चीजों में इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए लर्निंग बाय डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एटीट्यूड्स, बच्चों का नजरिया क्या है, बच्चों की भावनाएं और उनके आदर्श आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। तो इन सब को आपको ध्यान में जरूर रखना है कि बच्चा क्या सोचता है, बच्चे का नजरिया क्या है, उसके इमोशंस को भी आप में ध्यान में रखना है, साथ ही साथ उसके क्या आदर्श हैं आपको उनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सभी जो है लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। ये देखिए सब कुछ इसमें लिखा हुआ है एनसीएफ में, बस मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ पॉइंट्स के थ्रू। एज चिल्ड्रंस मेटाकोग्निटिव कैपेबिलिटीज, देखिए मेटाकोग्निशन आपने सुना होगा, जैसे ही अधिसंज्ञानात्मक क्षमताएं बच्चे की डेवलप होती हैं, दे बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर ओन बिलीव्स, ठीक है, सॉरी ऑफ देयर दोबारा लिख गया, ऑफ देयर ओन बिलीव्स एंड कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग देयर ओन बिहेवियर। तो मेटाकोग्निशन का मतलब मैं आपको पहले बता देती हूँ होता क्या है।
देखिए बेसिकली मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग मतलब सोच के बारे में सोचना, ठीक है। सपोज बच्चे ने कुछ सोचा है, सपोज कोई भी चीज उसने सोची, आपने कोई प्रॉब्लम दी उसने सोची, फिर उसके बारे में दोबारा से सोचना, ठीक है, और उसने रिफ्लेक्ट करना उस चीज पर कि क्या उसने ये सही सोचा है, क्या उसने जो एक्शन लिया क्या वो सही लिया। तो इसी को हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निटिव कैपेबिलिटीज जब डेवलप होती हैं बच्चों में तो दे बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर ओन बिलीव्स, तो वो अपने जो विश्वास है उनके बारे में वो और अवेयर होते हैं कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, उन चीजों पर वो रिफ्लेक्ट करते हैं एंड कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग देयर ओन बिहेवियर। और जब उनको सही गलत की पहचान होती है इसके थ्रू कि क्या मैंने सही किया क्या गलत किया, और इस तरीके से वो अपने बिहेवियर को जो है रेगुलेट करते हैं। और आपको पता है कि एजुकेशन का मेन एक एम ये भी होता है कि बच्चे को अपना खुद का बिहेवियर जो है वो रेगुलेट करना आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन की पावर जो है बोल सकते हैं, बच्चे को रिफ्लेक्ट करना आना चाहिए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एक आध चीजें और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कि बच्चे जो हैं वो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। अगर आपको बस क्या होता है कि उनकी जो मोटिवेशन है, उनका जो नेचुरल मोटिवेशन है उसको थोड़ा बूस्ट अप करना होता है हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चे को रेडी होना जरूरी है। कॉग्निटिवली रेडीनेस की बात जो है पियाजे भी करते हैं, और रेडी होना चाहिए बच्चे को। ये नहीं है कि आप फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को आप कहेंगे कि आप ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। या फिर सेकंड क्लास के बच्चों को आप कहेंगे कि आप पूरा इस बात पर विज्ञान अभिशाप है या विज्ञान हमारे लिए क्या है इस पर ऐसे आप लिख के दिखाओ, तो ये आप नहीं बोलेंगे। तो कॉग्निटिवली रेडी जो है बच्चे को होना जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो है बच्चे को ये आपको बताना है कि स्कूल के अंतर्गत जो है लर्निंग होती है, साथ ही साथ बाहर भी। स्कूल के अगर हम बाहर की बात करें, आउटसाइड लर्निंग पर भी बच्चे का ध्यान रखना है, और दोनों को इंटरलिंक करना है आपको। मतलब कि स्कूल और बाहर की जो लर्निंग है उनको दोनों को इंटरलिंक करना है, और बच्चों को समझाना है कि स्कूल आपकी सोसाइटी से अलग नहीं है बल्कि सोसाइटी का एक पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल में आप जो सीख रहे हैं वो आप बाहर नहीं सीखेंगे या बाहर उसको आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये एप्लीकेटिव थिंकिंग उनमें आपको डेवलप करनी है, ठीक है। और उसके बाद बच्चे को जो है कंसेप्ट क्लियर, मतलब कंसेप्ट जो है बच्चे का वो क्लियर होना चाहिए, ना कि आप जस्ट उसके रोट मेमोराइजेशन पे आपको ध्यान नहीं देना है। जो रोट मेमोराइजेशन हम कहते हैं, रोट मेमोराइजेशन का मतलब होता है रट्टा लगाना, तो ये रोट मेमोराइजेशन पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको कंसेप्ट क्लियर कराना है बच्चे का, ठीक है। और जो है लर्निंग जो है एक तरह का आपको ये ध्यान रखना है कि लर्निंग जो है अपने आप में वो एक्टिव होती है, एक्टिव प्रोसेस है। तो बच्चे को पैसिवली आपको नहीं बिठाना है क्लास में। और एक लास्ट चीज मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी कि लर्निंग जो है वो मीडिएशन जो प्रोसेस होता है, कि कोई मीडिएशन बनता है, तो लर्निंग जो है बिना मीडिएशन के भी होती है और मीडिएशन के थ्रू भी होती है। अगर आपको सोसाइटी के थ्रू कुछ सीखना है, बच्चा अपने आप भी सीखता है और किसी और के थ्रू भी वो सीखता है। तो माध्यम जो है वो हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। मतलब बच्चे की अपनी खुद की लर्निंग चीजों को हाथ में पकड़ने से भी हो जाती है, और कभी कभी आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है बच्चे के साथ। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है कि ये सब एनसीएफ में बात इनके बारे में की गई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडोलोसेंस के बारे में, ठीक है, किशोरावस्था के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रिटिकल पीरियड होता है, आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब अस्मिता का सवाल होता है यहाँ पे, सेल्फ एंड आइडेंटिटी जो है बच्चा उसकी तलाश में होता है। तो इसीलिए हम इसको बहुत ज्यादा, मतलब इमोशंस जो होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस कह लीजिए, बायोलॉजिकल चेंजेस कह लीजिए, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म जो है वापस लौट कर आता है। ये ईगोसेंट्रिज्म जो होता है वो यहाँ पर वापस लौट कर आता है, जो अहम केंद्रता होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे। उन्होंने कहा था एक तो आपका बच्चा चाइल्डहुड में ईगोसेंट्रिक होता है, जब प्री ऑपरेशनल चाइल्ड होता है वो बहुत ज्यादा ईगोसेंट्रिक होता है, अपने ऊपर ही ध्यान रखता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव पे ध्यान रखना। लेकिन जो एडोलोसेंस की स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि उसमें एडोलेसेंस को लगता है कि सारी दुनिया उन्हीं को देख रही है, पर्सनल फेबल हो जाता है उनको एक तरह से कि सभी लोग उन्हीं को देख रहे हैं और सब लोग उनको गलत भी समझ रहे हैं। वो अपने ओपिनियंस देते हैं, तो कई बार मम्मी पापा से क्लैश हो जाता है, टीचर से क्लैश हो जाता है, फ्रेंड से क्लैश हो जाता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत जल्दी होता है, तो संभालना होता है। यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिटी जो है उसकी तलाश में रहते हैं, तो बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है। इट इज अ टाइम व्हेन द गिवन एंड इंटरलाइज्ड नॉर्म्स जो होते हैं, जो नॉर्म्स आप इंटरलाइज करते हैं थ्रू सोशलाइजेशन एंड आइडियाज आर
क्वेश्चन, उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके कुछ एडोलेसेंस के अकॉर्डिंग कुछ सही होता है, फिर सोसाइटी के नॉर्म्स अलग होते हैं, फिर आप दोनों के क्लैशेस होते हैं सोसाइटल नॉर्म्स में, या फिर पेरेंट्स के साथ नहीं बनती है, या फिर जो पेरेंट्स के जो थिंकिंग है वो एडोलेसेंट्स की थिंकिंग नहीं होती है। तो ऐसी चीजें जो है वो डेवलप हो जाती है, वाइल एट द सेम टाइम द ओपिनियंस ऑफ द पीयर ग्रुप बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने पीयर प्रेशर का नाम सुना होगा कि जैसे दोस्तों के साथ रहने लग जाते हैं, तो दोस्त अगर कहते हैं कि अरे यार तूने सिगरेट नहीं पी है, ये तो तू बड़ा ही यार बोरिंग आदमी है, तू तो कूल होना चाहिए, तेरे को तो हमारी तरह। तो इस टाइप की चीजें जो है पीयर प्रेशर का पार्ट होती हैं, जहां पर जो एडोलेसेंट्स होते हैं एक तो वो यहाँ से दबाव झेल रहे होते हैं, फिर प्लस फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, फिर वहां से दबाव झेलते हैं, फिर फैमिली के कुछ और मॉरल्स होते हैं, उनके कुछ और आदर्श होते हैं, फिर अपने कुछ और होते हैं, साथ ही पीयर्स के कुछ और आदर्श होते हैं। तो इतना कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं कि इसीलिए हम एडोलेसेंस की अवस्था को बोलते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है, और यहाँ पे बच्चे को संभालने की भी जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एक तरह से मैं कहूंगी कि आउट ऑफ कंट्रोल मामला जा सकता है। और HIV एड्स की जो प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, या फिर ड्रग्स अब्यूज होता है, ये सब इसी स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। सिगरेट की आदत लग जाती है, ड्रग्स लेने की आदत लग जाती है। तो एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है पेरेंट्स के साथ मिलकर। नेक्स्ट, एडोलेसेंट्स नीड सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट। मैंने अभी बात किया कि यहाँ पर आपको इमोशनल और सोशल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, वो चाहे फैमिली की बात हो, चाहे वो स्कूल की बात हो या टीचर्स की बात हो, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपका सोशल और इमोशनल सपोर्ट फॉर पॉजिटिव बिहेवियर। बेसिकली क्यों चाहिए ये? ताकि वो पॉजिटिव बिहेवियर करें, क्योंकि गुस्सा बहुत जल्दी आता है एडोलेसेंट्स को, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी वो मतलब नॉर्म्स को मानने से मना कर देते हैं। कोई चीज़ उनको मतलब उनका ओपिनियन उनके लिए सही होता है, दूसरे जो भी उन्हें कुछ समझाएंगे वो इतनी जल्दी समझ में आता नहीं है। तो अगर आप उनको सोशल और इमोशनल सपोर्ट देंगे, उन्हें प्यार से उनसे डील करेंगे, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव बिहेवियर होगा। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स एसेंशियल टू कोप विद द रिस्क सिचुएशन। फिर लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है, आपको पता है कि जो है अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन होता है उनको, तो ये कुछ रिस्की सिचुएशंस होती है जहां पर उनको हैंडल करने की जरूरत होती है। टू मैनेज पीयर प्रेशर। अब पीयर प्रेशर को मैंने आपको बताया ना कि अगर कुछ दोस्त सिगरेट पी रहे हैं तो वो जो नहीं पीता उसको भी मजबूर करेंगे कि आप पियो, क्योंकि या तो आप बड़ी बोरिंग चीज है आप अगर आप सिगरेट नहीं पी रहे हो, अरे तुम सिगरेट नहीं पी रहे हो आज के टाइम पे, तुम शराब नहीं पी रहे हो यार, तुम तो बड़े बोरिंग हो। तो इस टाइप की चीजें जो है पीयर प्रेशर का पार्ट होती है कि दोस्तों की तरफ से दबाव होता है और ऐसा समझा जाता है, फिर पीयर जो उसका दोस्त है वो समझने लगता है कि यार मैं ही थोड़ा अलग हूँ, ये सब भी तो कर रहे हैं, ये सब भी तो ठीक कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीजें जो होती हैं इनकी भी मैनेजमेंट जरूरी हो जाती है। एंड टू डील विद जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अब देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप्स, लिंग संबंधित प्रचलित मान्यताएं जो होती हैं कि गर्ल्स हैं तो आपको सिर्फ यही काम करने हैं, बॉयज हैं तो आपको सिर्फ यही काम करने हैं। फिर गर्ल्स पर ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको इंडोर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है। आप देखेंगे कि लड़के जो है रात रात भर तक घूमते रहते हैं, बाहर घूमते हैं, उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो बाहर ज्यादा होता है, जबकि लड़कियां जो है घर पर ही अपनी पार्टीज करती हैं, घर पर ही रहती हैं। बेसिकली इंडोर एक्टिविटीज गर्ल्स की ज्यादा होती हैं और आउटडोर एक्टिविटीज वो बॉयज की ज्यादा हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, क्योंकि सोसाइटी के नॉर्म्स ही कुछ ऐसे हैं कि ये इस चीज को जो है बढ़ावा मिलता है सोसाइटी से। सो इन चीजों से भी डील करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है हमें एडोलेसेंट्स को हैंडल करना आना चाहिए, ये अभी एनसीएफ ने बात की है। अब हम बात करेंगे लास्ट, जो आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा डेवलपमेंट एंड लर्निंग के अंदर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन का, यानी कि समावेशी माहौल या समावेशी शिक्षा की जब हम बात करते हैं क्लासरूम में, ये बहुत ही अपने आप में इनोवेटिव मेथड है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि चाहे आपके क्लास में कितने भी अलग तरह के बच्चे आ रहे हो, कितने भी अलग तरह के बच्चे आ रहे हो, किसी की अलग भाषा हो सकती है, किसी की अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, किसी को किसी शरीर में कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है, फिजिकली वो डिसेबल हो सकते हैं, स्लो लर्नर्स हो सकते हैं, या फिर मैं कहूँगी गिफ्टेड बच्चे हो सकते हैं, क्रिएटिव बच्चे हो सकते हैं। तो हर तरह का बच्चों का जो मिश्रण है वो आपको क्लासेस में मिलता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन डिमांड करता है कि बच्चा जो है वो अपने अंदर चेंज नहीं लाएगा, आपको बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। अगर बच्चा अच्छे से चल नहीं सकता है, वो व्हील चेयर पर है, तो आप रैंप बनवाइए स्कूल में, आप रैंप बनवाइए ताकि बच्चे को इजीली क्लासरूम तक आवाजाही हो सके। इससे आपको जो सरकार है या फिर आपकी जो भी मैनेजमेंट है वो इसको देखेगी। टीचर को अपनी पेडागोजिक जो स्ट्रैटेजीज हैं उसमें चेंज लाना पड़ेगा ताकि वो बच्चों को अच्छे से सिखा पाए। अगर एक स्लो लर्नर बच्चा है तो टीचर को खुद उसके लिए स्ट्रैटेजीज जो है वो बनानी पड़ेंगी। बच्चा ये नहीं है कि बच्चे को बस सीखना ही है, आपने कह दिया तो बच्चा ही सीखेगा, नहीं, आपको टीचर को खुद के एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर
बिहेवियर में, अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंज लाना होगा। मैनेजमेंट को अपनी जो फैसिलिटीज है उसमें चेंज लाना होगा, गवर्नमेंट को चेंज लाना होगा अपने अंतर्गत, और शिक्षा में और आपको जो है समाधान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ये कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन कि हमें इन सारे बच्चों को समायोजित करना है एक क्लास में, तो इन बच्चों के लिए हमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे क्लासरूम में जो इनके लिए पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्लास में होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स मस्ट बी व्यूड एज रिसोर्स, जैसे हम कहते आए हैं कि जितने भी डिफरेंसेस है, चाहे वो लैंग्वेज के हैं, ठीक है, वो लैंग्वेज के हैं, या फिर कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस है, सोशो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है बच्चों का वो डिफरेंसेस है, इन सब ये सब डिफरेंसेस जो है आपके लिए लर्निंग का एक रिसोर्स होना चाहिए, एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट भाषा के बच्चे हैं तो आप देखिए एक दूसरे की जो भाषा है उससे आप उन बच्चों को एक तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज, वो बच्चे उससे सीख सकते हैं, क्योंकि आपकी डाइवर्स क्लासरूम है, मल्टीलिंग्विलिज्म जो कहते हैं हम कि बहुभाषिता जिसको बोलते हैं, वो एक रिसोर्स होता है हमारा, वो ना कि एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और करिकुलम जो है हमें उसको फ्लेक्सिबल बनाना होगा, उसमें चेंज लाना होगा बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू प्लान टू रिस्पॉन्ड टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट। यही मैंने कहा कि अगर बच्चों को नीड्स अलग अलग हैं, बच्चे की सारी नीड्स अलग हैं, तो आपको कैटेगराइजेशन नहीं करना है। देखिए इस चीज को समझिए, बच्चे की अलग अलग नीड हो सकती है, आप किसी बच्चे को आपको स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है, कोई ग्रुप एक्टिविटी में अच्छा है, कोई एकेडमिक्स में अच्छा है, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा है, तो आपको जितने भी बच्चे की डाइवर्स नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चेंज लाना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटजीज अलग करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने बच्चों की कैटेगरीज ही अलग बना दी कि ये कुछ अच्छे बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, ये कुछ मीडियम से एवरेज से हैं, ये लो है, इनको अलग अलग बिठा दो, ऐसा नहीं करना है। ये डाइवर्सिटी नहीं होती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बच्चे जो हैं आपस में थोड़ी बहुत कमियां हैं लेकिन साथ में सीखें। आपको अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज को है वो चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोलैबोरेट विद फेलो टीचर्स एंड और विद ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड स्कूल, मतलब फेलो टीचर जो आपके साथ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपके कलीग्स हैं, उनके साथ डिस्कस कीजिए, कमिटीज बनाइए कि आपकी कुछ स्ट्रेटजीज थी, वो टीचर क्या स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, और देखिए किसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, और इस तरह से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़िए। मतलब एक स्कूल दूसरे स्कूल से जुड़ सकता है, एक कोई इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से जुड़ सकता है, तो इस तरह से कोलैबोरेट करें और उसके बाद जो है स्ट्रेटजीज बनाएं। तो ये बेसिकली एनसीएफ कहता है। ठीक है, तो गाइज ये आज की थी हमारी वीडियो। एनसीएफ का चैप्टर 2 जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। आगे जो इसका पार्ट 2 है वो मैं जल्दी लेकर आऊँगी और उसके आगे इसको समझेंगे। ऑब्वियसली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई अभी, लेकिन पूरा आपको समझने के लिए थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा गाइज। और मैं ये भी कहूँगी कि आप एनसीएफ ज़रूर डाउनलोड करें एनसीईआरटी की साइट से और उसको पढ़ें, चाहे आप हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, जिस भी भाषा में आप चाहते हैं पढ़ें, उसको डाउनलोड करें, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी समझ बनेगी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।